नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 5वीं बार देश के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इस मीटिंग का मकसद क्या होगा, इस मीटिंग से हमारी या आपकी उम्मीदें क्या है, इस पर बात करने से पहले मैं एक मजदूर महिला की कहानी सुनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं यह कहानी प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचे। हालांकि सरकार और सिस्टम का दायरा या उनकी सूचनाओं का स्रोत बहुत बड़ा होता है और अगर मुझ तक किसी अखबार और वेबसाइट के जरिए कोई कहानी पहुंच रही है तो जाहिर है उन तक भी पहुंचती होगी। लेकिन चलिए इस बहाने सही कि आप भी समझिए जरा मजदूरों की त्रासदी। और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्रियों से कल संवाद करें, बात करें, आगे की भविष्य की योजनाओं पर बात करें, तो उनकी चिंता में मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूर हों। इसलिए इस कहानी को एक बार सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है नवभारत टाइम्स की वेबसाइट के सौजन्य से क्रेडिट देते हुए। प्रेगनेंसी के दौरान सड़क के किनारे चलते हुए एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है और गोद में उस नवजात को उठाकर फिर 160 किलोमीटर पैदल चलती है। अगर इस हेडिंग को सिर्फ देखें तो क्या आपके जहन में क्या ख्याल आता है? एक प्रेग्नेंट महिला सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दे और फिर उस नवजात को गोद में लेकर 160 किलोमीटर चले। क्या त्रासद स्थिति है। ऐसी तस्वीर पहली बार मैंने देखी थी जब 26-27 मार्च को जब दिल्ली से मजदूरों का जत्था जा रहा था। तब भी एक प्रेग्नेंट महिला को मैंने जाते हुए देखा था, 6-7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी, लेकिन यहां तो वो मां बनी है सड़क के किनारे। तो पहले थोड़ी कहानी सुनिए। ये नवभारत टाइम्स की वेबसाइट के हवाले से है कि 9वें महीने की प्रेग्नेंट ये महिला थी। नासिक से सतना के लिए पैदल चली। 70 किलोमीटर के बाद उसे लेबर पेन हुआ। सड़क के किनारे साथियों की मदद से बच्चे को जन्म दिया। जन्म के 1 घंटे बाद बच्चे को गोद में लेकर 160 किलोमीटर चलकर बिजासन बॉर्डर पहुंची। ये खबर है छपी हुई और इसमें आगे जो कहानी है वो मैं बताना चाहता हूं ताकि आप भी महसूस करिए। और ये ऐसी कहानियां सरकार और सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी महसूस करें और तब एक संवेदना के धरातल पर फैसले करें। जैसे भी करें, जहां भी करें, मजदूर जहां भी हैं उनको कैसे उनकी मंजिल तक पहुंचाई जाए या जहां उनकी मुश्किलें कैसे समाधान हो सकती है, उनकी मुश्किलों का क्या समाधान हो सकता है, वो सरकार के चिंतन के केंद्र में हो। तो इसलिए इस महिला के बहाने ही सही। अब इस जो नवभारत टाइम्स ने छापा है उसी का जो एक पैराग्राफ मैं सुनाता हूं आपको। एमपी महाराष्ट्र के बिजासन बॉर्डर पर नवजात बच्चे के साथ पहुंची महिला मजदूर की कहानी रूह कंपाने वाली है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे बाद ही उसे गोद में लेकर महिला 160 किलोमीटर तक पैदल चली। दरअसल 5 दिन के बच्चे को गोद में लेकर बैठी महिला का नाम शकुंतला है। वो अपने पति के साथ नासिक में रहती थी। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अपने पति के साथ नासिक से सतना के लिए पैदल निकली। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पैदल निकली। नासिक से सतना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। सुनिएगा, 1000 किलोमीटर। वो बिजासन बॉर्डर से 160 किलोमीटर पहले 5 मई को सड़क के किनारे उसने बच्चे को जन्म दिया। शनिवार को शकुंतला बिजासन बॉर्डर पहुंची। उसके गोद में नवजात बच्चे को देखकर चेक पोस्ट की इंचार्ज जांच के लिए पहुंची। लगा मदद की जरूरत है, उससे बात की, कुछ कहने को शब्द नहीं थे। फिर महिला 70 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में मुंबई आगरा हाईवे पर बच्चे को उसने जन्म दिया। महिला की साथियों ने इसमें मदद की और उसके बाद आगे फिर कहानी है। बच्चे के जन्म देने के बाद वो बिजासन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 170 किलोमीटर पहले चली, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसी में उसने महिला के हवाले से खबर है कि शकुंतला के पति राकेश कौल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रा बेहद कठिन थी, लेकिन रास्ते में हमने दयालुता देखी। एक सिख परिवार ने धुले एक जगह है, नवजात बच्चे को कपड़े और आवश्यक सामान दिए और इस तरह से इसकी कहानी है। और उद्योग धंधे बंद थे। नासिक में नौकरी करता था राकेश और वहां नौकरी चली गई राकेश कौल की और इसलिए ये वहां से अपने इलाके के लिए चले। सतना जिले के ऊंचाहारा गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। खाने के लिए कोई सामान नहीं था। हमें बस घर जाना था क्योंकि वहां अपने लोग हैं, हमारी मदद करेंगे, इसलिए हम निकले और रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और जो कहानी आपको सुनाई। इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है? सिर्फ इतना
कि सरकार में बैठे लोग, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जिन मुख्यमंत्रियों से उनके संवाद हो। मैंने एक वीडियो परसों भी बनाया था जब औरंगाबाद ट्रैक पर 16 मजदूरों की मौत हुई। जो मजदूर 150 रोटियां बनाकर चले थे, फैक्ट्री में उनकी नौकरी चली गई थी, फैक्ट्री बंद होने के बाद रोटी और चटनी लेकर वहां से चले और रास्ते में थक गए 35-37 किलोमीटर चलने के बाद, और उसके बाद कुछ रोटी बची, कुछ खाई और उसके बाद ट्रैक पर सो गए। और क्या हुआ आपको पता है, 16 मजदूरों की मौत। मजदूरों के साथ ऐसी घटनाओं का लंबा सिलसिला है और अब तक के आंकड़े के हिसाब से देखिए तो करीब करीब 80, हो सकता है ज्यादा हो, 80 मजदूरों की मौत अलग अलग तरह से हादसों में हो चुकी है। सड़क दुर्घटना में पत्नी के साथ कोई स्कूटर से जा रहा था, कल रात एक घटना हुई मध्य प्रदेश में, 5 मजदूरों की मौत हो गई। ट्रक में जाते हुए किसी ढंग से सड़क पर किसी वाहन ने 5 मजदूरों के जत्थे को उड़ा दिया। मथुरा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कुचले गए मजदूर, ट्रक ने रौंद दिया। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही। अब आप कहेंगे ये कहने का मकसद प्रधानमंत्री से क्या है? हां, मैं सीधा प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहता हूं क्योंकि देश के, बार बार मैं कहूंगा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश की 16-15 राज्यों में सरकार है और सारे फैसले केंद्रीयकृत ढंग से मोदी करते हैं और उनके फैसले को अमल राज्य सरकारें भी करेंगी। हालांकि जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की भी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक का मुख्य एजेंडा आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तो हो, लेकिन उसके साथ सबसे पहले प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें आसान करने की हो, क्योंकि ये आसान हुए बगैर अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। ये मुझसे ज्यादा सरकार समझती है। लेकिन आप जो हाल के दिनों में घटनाएं, दुर्घटनाएं, हादसे और मजदूरों की स्थिति देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगा रहे हैं कि मजदूर किस त्रासद दौर में गुजर रहे हैं। सरकारों ने व्यवस्थाएं की, बाद में ट्रेनें चलनी शुरू हुई। अभी कहा जा रहा है लगभग 2 लाख मजदूरों का ट्रांसफर हो चुका है जिनको जहां जाना था। लेकिन उसके अलावा अभी मैं देख रहा हूं कि लंबी फेहरिस्त है रजिस्ट्रेशन मजदूरों ने जो कराया हुआ है। आज ही मैं आंकड़ा देख रहा था, उत्तर प्रदेश के लिए 8 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है, उत्तराखंड के लिए 1,80,000, झारखंड के लिए 5 लाख, हरियाणा के लिए 23,000, पश्चिम बंगाल के लिए 30,000, महाराष्ट्र के लिए 1,20,000, गुजरात के लिए 85,000। ये मजदूर अभी भी घर जाने को बेचैन है और उस बेचैनी में तरह तरह की यात्रा और सफर पर निकल पड़े हैं। उसी में हादसे, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और हम कभी बस से जाते हुए, ट्रक से जाते हुए मजदूरों की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है इसका उपाय क्या हो? ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेहतर तय कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं संवेदना के स्तर पर इसके बारे में फैसले की जरूरत है, क्योंकि इसी बीच खबरें ये भी आ रही है कि बहुत जगह मजदूरों से पैसे लिए गए। अब मैं देखता हूं जब सरकार की चिंता या अमित शाह की चिंता बंगाल को लेकर होती है, तो मैं देखता हूं कि क्या सूरत में जो कुछ हो रहा है वो उनकी चिंता के केंद्र में है क्या? क्योंकि सूरत में सबसे अधिक मजदूर सड़क पर है। आप लगातार पिछले 1 महीने के दौरान 5 बार मजदूर सड़क पर आए और सूरत की फैक्ट्रियां चूंकि बंद हुई हैं, सूरत में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो जितनी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी वो बंद हुई, मजदूर बेकार हुए, उनको पैसा देना बंद किया गया और उसके बाद उनको जब तब लगता है ट्रेन मिलेगी और सड़क पर आते हैं, लाठी डंडे भी खाते हैं। कल भी 50 मजदूरों की गिरफ्तारी हुई है। तो सवाल उठता है, सर सूरत और अहमदाबाद में ऐसी हालत क्यों है? गुजरात तो गुजरात है, गुजरात मॉडल अपने विकास मॉडल के लिए बहुत चर्चित है, फिर सूरत में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी खबरें क्यों आ रही है कि गुजरात में, सूरत में 2 खबरें ऐसी आई कि गुजरात में जो बीजेपी से जुड़े लोकल वर्कर्स कहें, एक पार्षद का भाई कोई था और एक और बीजेपी का वर्कर जो अपने को बताता था, हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ा कि वो उनका वर्कर नहीं था। इन लोगों पर आरोप लगे कि इन्होंने, राजेश वर्मा नाम के कार्यकर्ता पर आरोप लगे कि वीडियो वायरल हुआ कि मजदूरों से पैसे ऐंठ लिए गए और 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार मजदूरों से लिए गए। झारखंड के मजदूर थे, 1,16,000 उन्होंने जमा किए और उसके बाद जब मजदूर टिकट मांगने गया तो न टिकट मिले और उसके बाद लाठी डंडे मिले और वो तस्वीरें, वीडियो वायरल हुआ। दूसरी घटना फिर सूरत से जानकारी मिली कि एक और बीजेपी के एक काउंसलर हैं, पार्षद, उनके भाई पर आरोप लगा कि उन्होंने कुछ पैसे वसूले। हालांकि वो वीडियो भी बाद में उनकी सफाई भी आई कि प्रशासन ने हमें लिस्ट बनाने को कहा था, तब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ था, इसलिए हजार रुपए लिए गए, लेकिन बाद में उनको टिकट दिया गया, पैसे वापस किए गए, लेकिन वसूली की खबरें आई।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सूरत में इस तरह की घटनाओं को सीधे प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे या प्रधानमंत्री उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन गुजरात में बीजेपी की सरकार है और ये प्रतीक है, ये सारी घटनाएं प्रतीक है। देश में करोड़ों मजदूर हैं, 40 करोड़ 45 करोड़ ऐसे मजदूर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, या तमाम ऐसे दिहाड़ी और छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए मजदूर हैं। उनकी चिंताएं मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री उनकी चिंताओं में मुझसे 1000 गुना ज्यादा शरीक होंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्रियों की भी। लेकिन एक पत्रकार के नाते बार बार मेरा काम है, मैं ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें, ऐसी चीज दिखाऊं सिस्टम को जिससे हॉन्ट करे कि क्या हो रहा है देश में। हम कहते हैं कि हमने ट्रेनों की व्यवस्था कर दी, हम कहते हैं हमने 85% सब्सिडी दे दी, और उसके बाद सूरत में बैठा हुआ कोई आदमी वसूली कर रहा है। वो मजदूरों से 1,20,000 रुपए वसूल ले रहा है और उसके बाद मजदूर पैसे मांगने जा रहा है, उसके बदले उसकी पिटाई हो जा रही है। ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी का कोई लोकल पार्षद उसका भाई 1000 रुपए वसूल करने लगता है? ये कहां से उसकी जिम्मेदारी हो गई? अगर केंद्र ने पहले ही कह दिया कि हम फ्री जाने दे रहे हैं, हम पैसे ही नहीं ले रहे, राज्य फ्री कर रहा है, राज्य को भी पैसे नहीं देने, तो फिर गुजरात में ये क्या हो रहा था? फिर कहा गया कि सिर्फ जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां हो रहा है, केरला में, महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में, लेकिन गुजरात में, सूरत में सड़क पर सबसे अधिक मजदूर, सूरत में हंगामा सबसे अधिक, सूरत में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन सबसे अधिक, और सूरत में वसूली की घटनाएं, और तो कहीं वसूली की जानकारी नहीं मिली, ये सूरत में ही मिली। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा आप कंसर्न होंगे, लेकिन अब तक जो तस्वीरें दिख रही है सर, उन तस्वीरों में वो त्रासदी दिख रही है जिससे आने वाले समय में बड़े खतरे का संकेत दिख रहा है। और मैंने अपने वीडियो में बार बार पहले भी कहा है, मैं ये कभी इसका पक्षधर नहीं हूं कि हर मजदूर को यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए और 10, 12, 15 करोड़ मजदूरों को एक दूसरे राज्य में जहां के हैं उनको भेज दिया जाए, और वो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था जब आप पटरी पर लाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जहां फैक्ट्री है वहां मजदूर नहीं, जहां बिल्डिंग है वहां मजदूर नहीं, जहां खेत है वहां मजदूर नहीं, जहां इमारत है वहां मजदूर नहीं, जहां सड़क NH बनना है वहां मजदूर नहीं, और उसके बाद समझ सकते हैं कि क्या परेशानी होगी। तो सर, अभी से इसकी मुकम्मल व्यवस्था क्यों ना हो कि मजदूर जहां हैं वहां रुकें, जितने गए, जितना किसी सूरत में नहीं रुकना चाहते उनके लिए जाने का इंतजाम हो, कि ऐसे सड़कों पर ना जाएं और ऐसे सड़क पर कोई महिला, 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला ऐसे सड़क पर मां ना बने, और ऐसे 16 मजदूर पटरियों पर ना कटे। लेकिन बाकी जो रुक सकते हैं उनके रोकने के लिए क्या इंतजाम है? क्या वो 500 रुपए देना जनधन में और 2000 रुपए किसी सरकार की तरफ से ऐलान कर देना रजिस्टर्ड मजदूर को देने का, ये काफी है सर? एक कंसर्न इसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों का है। आंकड़े जो मैं कंस्ट्रक्शन मजदूरों का देख रहा हूं कि अगर लगभग 5.5 से 6 करोड़ मजदूर अगर हैं कंस्ट्रक्शन के उसमें, तो उसमें 3.5 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है। उन तक कैसे पहुंचेगा? उन तक आपकी राहत या आपका जो आर्थिक आपकी तरफ से आर्थिक मदद है वो कैसे पहुंचेगी? और सबसे बड़ी बात, ये मदद काफी है क्या? ये 500 रुपए, 1000 रुपए काफी हैं क्या? तो इसके बारे में युद्ध स्तर पर दिल खोलकर, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, इस बारे में दिल खोलकर, दिल बड़ा करके खजाना खोलने की जरूरत है, कि मजदूरों को एहसास हो कि उनका जो सब कुछ लुट गया, उनकी बेरोजगारी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और अगले 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने उनका कोई भरोसा नहीं क्या होगा, तो उनको कम से कम आप पर, सरकार पर और मुख्यमंत्रियों पर भरोसा हो। और यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। आप भी बात करें, आपकी बात करने से ही होगा कि राज्य सरकारें भी, मुख्यमंत्री भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में ऐसी घटना होती है, गुजरात में होती है, बिहार में होती है, यूपी में होती है, तो वहां की राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उनकी सरकार क्या कर रही थी कि मजदूर ऐसे जंगलों के रास्ते जा रहे। तो ये मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है। बाकी मैं जानता हूं कि लॉकडाउन कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, या लॉकडाउन का एक्सटेंशन होगा, ये आपकी चिंताओं में शामिल होगा। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और ग्रीन जोन को, रेड जोन को कैसे हम ऑरेंज जोन बनाएं, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बनने लायक है कि नहीं, ये सारी चिंताएं होंगी। लेकिन इन चिंताओं के बीच में, क्योंकि ये मजदूर का मसला सबसे बड़ा मैं मानता हूं, और क्योंकि ये मजदूर ही अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने की ताकत हैं, इन्हीं मजदूर के जरिए, इन्हीं की बुनियाद पर, इन्हीं की मेहनत पर देश की अर्थव्यवस्था
को फिर से वापस पटरी पर लाया जा सकता है। इसलिए सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं कल के सोमवार के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इसके इर्द गिर्द अगर प्रधानमंत्री जी रखेंगे तो मुझे लगता है देश को एक दिशा मिलने की गुंजाइश दिखेगी, इनका आक्रोश कम होगा। दूसरी बात, बहुत जगह फैक्ट्रियों को आपने, जो कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि फैक्ट्री ओनर्स और जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो लोगों के पैसे दें, वो संवेदनशीलता दिखाएं, लेकिन सब जगह फैक्ट्रियां बंद हो गई। और उसके बाद जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो 1-2 महीने मजदूरों को पैसे दे भी सकते थे, उन्होंने भी कोई सदाशयता नहीं दिखाई और मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया। ये गुजरात में भी हो रहा है, तो कम से कम गुजरात में विजय रूपानी की सरकार तो ये सुनिश्चित करे। सूरत और बड़ौदा और अहमदाबाद में क्यों हो रहा है? और उसके बाद जितने मजदूर, कहीं से भी फैक्ट्री बंद होती है, जालना में वही हुआ, महाराष्ट्र में फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों से पल्ला झाड़ा, मजदूर निकल पड़े। तो इसके लिए मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है कैसे लोकल लेवल पर नोडल अफसर, डीएम, एसपी कैसे इंपावर हो नीचे का अधिकारी। मुख्यमंत्रियों को इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि हर जिले का डीएम और हर जिले का एसपी, और मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, देश के 543 सांसद, हर विधायक देश का, हर पार्षद देश का, हर चुना हुआ नुमाइंदा, सब मिलके क्यों नहीं तय करे, क्यों नहीं इस मुहिम में जुटे कि कैसे मजदूरों का भरोसा जीता जाए, कैसे जिनकी वापसी हो रही है, होनी जरूरी है, नहीं रुक सकते, उनकी वापसी हो, लेकिन कोशिश हो कि कैसे अधिक से अधिक लोग उसी जगह पर रुके। इसके लिए पहले तो फैक्ट्रियां या कैसे जो छोटे मोटे उद्योग हैं, कैसे उसको रीओपन करने की आप शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके साथ उनका भरोसा कि वो रुके। ऐसा ना हो कि फैक्ट्रियां खुले और मजदूर वहां से गायब हो चुके होंगे, चाहे पैदल। आप अगर ट्रेन का इंतजाम नहीं करेंगे तो पैदल और बस से जैसे तैसे जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है प्रधानमंत्री मोदी जी कि मीटिंग में इन रोटियों को याद रखिएगा, इन चेहरों को याद रखिएगा, इस महिला के चेहरे को याद रखिएगा, और मुख्यमंत्रियों से इस बात की गारंटी लीजिएगा कि उनके राज्य में कोई मजदूर भूखा ना रहे, और जो मजदूर जा रहा है, जो जत्था जा रहा है, उसको जैसे योगी ने कहा कि हम 20 लाख मजदूरों के लिए, जो प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम करेंगे, उसके लिए क्या इंतजाम होगा, इसकी चिंता में मुख्यमंत्रियों के साथ आप शामिल होइएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को संक्षिप्त तौर पर मैं खत्म करता हूं। नमस्कार।